जो हमारा लेक्चर होगा इंशाअल्लाह से। सो मेरे प्यारे जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम कोचिंग एकेडमी, आपका नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म। और आज जो हमारा है वो है लेक्चर नंबर 2 अबाउट कूलम्स लॉ। सो शुरू करते हैं और कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, व्हाट इज कूलम्स लॉ? ठीक है जी। सो कूलम्स लॉ क्या है? तो कूलम्स लॉ एक्चुअली आपको क्या करता है? कूलम्स लॉ एक्चुअली आपको, मेरे प्यारे जवानों, सर जी मुझे एक वो चाहिए होगा उनके भी कमेंट्स देखने के लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम फ़हम शाह, वालेकुम सलाम हुमैरा मेरे बच्चे, वालेकुम सलाम खान वज़ीर, सारों को बच्चे लव फ्रॉम बलूचिस्तान, मोहम्मद जवाद, सारों को लव। तो चलिए शुरू करते हैं जी। आपके कमेंट्स में इस तरह से देखता जाऊंगा और अभी शुरू करेंगे डायरेक्टली लेक्चर। तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। तो व्हाट इज कूलम्स लॉ? मेरे प्यारे जवानों, कूलम्स लॉ जो है, इट गिव्स यू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। या सिंपल सी बात है कि कूलम्स लॉ का जो अगर स्टेटमेंट में लिखूं, बिकॉज नोट्स की तरह आप लोगों को पढ़ाना है, थोड़ा सा नोट्स भी आपके बनाने हैं, तो अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं कूलम्स लॉ का, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आपको बताता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स between two static point charges, between two static point charges is, ठीक है जी। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? नंबर 1 कि पहला वाला ये है, is directly proportional to the product of two charges, directly proportional to the product of two charges। ठीक है जी, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मुझे लिख लेने दें। एंड दूसरा क्या है स्टेटमेंट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ठीक है मेरे प्यारे जवानों, to the square of the distance between them, to the square of the distance between them। बिल्कुल जी, क्लियर हो गया भाई। अच्छा जी, अब मैं समझाता हूं। सो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे जवानों। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी, एंड दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे के फील्ड को फील कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है जी। अब पॉइंट चार्जेस के ऊपर मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, पहले मुझे स्टैटिक चार्जेस का जिक्र कर लेने दें। स्टैटिक का मतलब होगा कि वो दो चार्जेस आपके लिहाज से मूव न करे और आपस में एक दूसरे के लिहाज से भी मूव न करे। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैं स्टैटिक चार्जेस की बात करता हूं, सो दोनों का आपस में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, दोनों की एक दूसरे के लिहाज से जो वेलोसिटी है वो जीरो हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे जवानों। सो जब मैं स्टैटिक चार्जेस की बात करता हूं, सो दो ऐसे चार्जेस के दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में ना हो, एक दूसरे के साथ मोशन में ना हो। अगर इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो, या अगर एक की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे की भी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो। एक दूसरे के लिहाज से क्या हो? रेस्ट में हो। और ज्यादा बेटर है कि आपके लिहाज से भी रेस्ट में हो, ताकि ओवरऑल उसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। ठीक है जी। सो अगर मैं आपसे कहूं कि एक के ऊपर चार्ज Q1 है और मेरे प्यारे से जवानों दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है, और दोनों के दरमियान मेरे प्यारे जवानों कुछ फासला है, और उस फासले को मेरे प्यारे जवानों मैं कह देता हूं R। क्या कह देता हूं मेरे प्यारे जवानों? R। सो दोनों के दरमियान जो फासला है वो R है। तो याद रखिएगा, इन दोनों के दरमियान लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड, कूलम्स लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फोर्स, बच्चे तो जबरदस्ती से रवान the magnitude of that electric force is directly वकार से तो हुआ है कहीं, it's directly proportional to the product of these two charges। के इन दो चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, बी वेरी केयरफुल, ये नहीं कहा जा रहा कि एक चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा, सॉरी एक चार्ज की मिकदार ज्यादा या दूसरे की ज्यादा, नो, ये कहा जा रहा है
कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो जब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो इन दोनों के दरमियान लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होगा। ये कूलम ने टॉर्जन बैलेंस के जरिए बाकायदा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। कैसे किया? दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी विल बी इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स इनटू। समझ में आई बात? दूसरा मेरे प्यारे जवानों, कूलम ने यह फील किया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसका स्क्वायर के साथ इस फोर्स का ताल्लुक इनवर्स है। ठीक हो गया भाई? ठीक है जी। अब सर आपने तो पॉइंट चार्जेस का जिक्र ही नहीं किया, तो अब मैं पॉइंट चार्जेस का भी आपको समझाता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे प्यारे जवानों। पॉइंट चार्ज उस चार्ज को कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी को जिसके ऊपर चार्ज है उसे छोटा करते जाओ, 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 और छोटा करते 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 आप उसे एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करवा दो, एक सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट पे कंसंट्रेट करवा दो, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, जिसकी कोई जियोमेट्री नहीं होती, बिकॉज आपने उस चार्ज को कॉन्सेंट्रेट करवा दिया है एट अ सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट। समझ में आई बात? और पॉइंट जो है वो डायमेंशनलेस है और जियोमेट्रीलेस है। तो हम पॉइंट चार्जेस का कॉन्स्ट्रक्ट यहां पर इसलिए लेते हैं ताकि हमारे लिए मैथमेटिकली थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे अप्लाइड है। नो, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा आगे हमें जा लेने दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें जा लेने दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई, कूलम्स लॉ इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स। लेकिन फिलहाल पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज, कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक स्फीयर है और वो चार्ज्ड है, लेट्स से 6 कूलम का चार्ज है, सिर्फ आसानी से समझाने के लिए, कितना चार्ज है भाई? 6 कूलम का चार्ज है, और मैं इस स्फीयर को ऐसे भी छोटा करवा दूं, ऐसे भी छोटा करवा दूं, ऐसे भी छोटा करवा दूं, और हर एक डायरेक्शन से इक्वली छोटा कर रहा हूं, 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 और इस पूरे 6 कूलम चार्ज को मैं इस सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करवा दूं, तो नाउ इट हैज बिकम अ पॉइंट चार्ज। समझ में आई बात? जी बिल्कुल, यहां तक क्लियर हुआ जी मेरे प्यारे जवानों? जी वालेकुम अस्सलाम स्टार एकेडमी, वालेकुम अस्सलाम तलहा। मेरे प्यारे जवानों, बस लेक्चर में बने रहिए, हम इसी तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छा तलहान सर, अगर ये लेक्चर्स एमडीकेट वालों के लिए होता तो बहुत अच्छा होता, गरीब स्टूडेंट्स का भला हो जाता। सर थैंक यू फॉर द हार्ड वर्क। मेरे प्यारे जवानों, हमने एमडीकेट का एक बड़ा अच्छा सेशन चलाया और हमने गूगल मीट पे वो लेक्चर चलाए, और गूगल मीट पे बहुत कम फीस थी, पर सब्जेक्ट फी जो है वो तकरीबन कुछ 5-6 हज़ार के करीब थी। तो बच्चे तकरीबन पूरे के पूरे 16-17 हज़ार में पूरा एमडीकेट का कोर्स हमने स्टूडेंट को करवाया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे 12 के करीब स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह से निकल गए, विच इज़ नॉट अ वेरी बैड अचीवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारा पहली मरतबा था हमने लाइव सेशन चलाया। हम यही प्रोमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आएँ। फिजिकल एजुकेशन जो है ऑब्वियसली आपका टाइम का भी ज़ाया है, आपके पैसे का भी ज़ाया है। ठीक है जी, घर बैठे आपको वही एजुकेशन मिलेगी, चाहिए जी। तो यही में हम आपको आदत डलवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमारी अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं जी बच्चे। जी उमेरा अली, क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देख लूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर और भी आ रहा हूं। ठीक है, तब तक आप मेरे साथ जाइएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे जवानों आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे पास क्या सिचुएशन है कि पॉइंट चार्ज को हमने समझ लिया। अब कूलम के स्टेटमेंट के मुताबिक जब ये चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो दोनों के दरमियान लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। जब आप फासला बढ़ाओगे तो दोनों के दरमियान लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा। तो चले जी, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको फॉर्मुलेट करते हैं। सो मैथमेटिकली जब मैं इनको फॉर्मुलेट करता हूं तो मेरे प्यारे जवानों, प्रोपोर्शनैलिटीज को कलेक्टिवली लिख दो। नाउ कलेक्टिवली फ्रॉम दीज टू वी कैन राइट, सो नाउ वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे से जवानों, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ इज, या इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ प्रोपोर्शनैलिटी को आपने इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट, जो कि एक मिसिंग पीस होता है पजल का। ठीक है जी, और वो कांस्टेंट यहां पर हम लिख देते हैं के, कुछ बुक्स में आपको
C भी मिलेगा. So that electric force between the two static point charges is equal to the product of two charges divided by the square of the distance between them and multiply by that constant that is called a Coulomb's constant या electrostatic constant. और mathematically बाद में जब इसे explore किया गया तो ये देखने में मिला कि this constant is not a universal constant like gravitational constant, but this constant depends on the medium. कि इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में आपने मीडियम क्या रखा है, दरमियान में रखा क्या है, दरमियान में आपने रखा क्या है, वो भी असरअंदाज होगा इन दो चार्जेस के दरमियान कम्युनिकेशन के ऊपर. एंड बाय कम्युनिकेशन आई मीन दो चार्जेस के दरमियान लगने वाले फोर्स के ऊपर. ठीक है जी. सो तीन फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स को. और ये जो K की वैल्यू है, तो ये K की वैल्यू जो है वो मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि इट इज एक्चुअली 1/4 pi into epsilon, where epsilon is actually the symbol is called epsilon. This symbol is called epsilon. और अगर फ्री स्पेस है, यानी कि फिलहाल के लिए इमेजिन कीजिएगा कि इन दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है. सही जी. ओके. मैं थोड़ा सा आपकी कमेंट्स देख लेता हूँ. हाँ. अच्छा जी, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्वेश्चंस इंशाल्लाह से खुद ब खुद आपके क्लियर होते चले जाएंगे. तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे जवानों. अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी. स्लोली एंड ग्रेजुअली. वेट फॉर इट. पेशेंस माय डियर फ्रेंड, पेशेंस. सो चले, इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन. और ये शो क्या करता है, ये शो करता है परमिटिविटी. सही जी, बल्कि आई शुड से परमिट ना करने को शो करता है. सो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या कहते हैं हम इसे, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम तो क्या कहते हैं हम इसे, परमिटिविटी. ठीक है जी. यानी कि अजीब किस्म का मामला है. नाम इसका परमिटिविटी रखा गया है, राइट. यानी कि लफ्ज निकला है परमिट करने से, लेकिन शो ये करता है परमिट ना करने को. एंड इट शोज द अपोजिशन ऑफ द मीडियम. shows the shortcut लिख रहा हूं, the opposition of the medium to the force, opposition of the medium to the force between two charges. और यहां पर टू चार्जेस से मेरा मतलब है Q1 एंड Q2. तो नाम इसका परमिटिविटी है, लेकिन शो अपोजिशन को करता है. द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, द स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ K एंड द स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स. तो आप इस फॉर्मूले को रीराइट कर सकते हो कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. बिकॉज K की जगह मैंने लिख दिया 1/4 pi epsilon. ठीक हो गया भाई. ठीक है. सो अब यहां पर तीन ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके ऊपर दो चार्जेस के दरमियान लगने वाला फोर्स डिपेंड करता है. नंबर 1, एक फैक्टर है प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, फैक्टर नंबर 1. दूसरा फैक्टर है दोनों के दरमियान फासले का स्क्वायर, फैक्टर नंबर 2. और तीसरा फैक्टर है क्या, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि आपने दरमियान में मीडियम क्या रखा है. ठीक है जी. सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान कितने फैक्टर्स हैं जो कि उस फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, सो देयर आर 3 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट दिस फोर्स. 3 फैक्टर्स कैन अफेक्ट दिस फोर्स, जिसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन अपने टाइम पर थोड़ा वेट कीजिएगा. 3 फैक्टर्स कैन affect this force. थोड़ी देर बाद आता हूं इसके ऊपर. कैन affect this force. तो पहला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस. दूसरा, फासले का स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन. तीसरा, कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो स्पेस है, उस स्पेस में आपने रखा क्या है, मीडियम क्या है, एयर है, वाटर है, पेपर है, मीका है, बेंजीन है, या कुछ भी नहीं है, मतलब फ्री स्पेस है, क्या है. तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह से हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर. तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर सस्पेंड रखता हूं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स. एंड मैं आना चाहूंगा किसके ऊपर, कि व्हाट विल बी द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म के अंडरस्टैंड करते हैं, फिर मैं इन फैक्टर्स के ऊपर बारी बारी आता हूं. ठीक हो गया जवानों. सो चलिए जी, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को समझते हैं. ठीक हो गया. और वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए मेरे प्यारे जवानों, मुझे आप लोगों के सामने लगाना होगा जी एक चार्ज. ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज,
ये मेरे पास रहा जी एक नेगेटिव चार्ज एंड बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय अ फासला आर, बोथ ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय अ फासला मेरे प्यारे जवानों आर। समझ में आई बात मेरे तगड़े नौजवानानो, मेरे तगड़े नौजवानानो, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रहा है, तो सर बार बार आप कहते चले आ रहे हो कि दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रहा है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि भाई Q1 वाला चार्ज जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है और उतने ही अमाउंट का फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे तगड़े नौजवानों, और वो कुछ इस तरह से कि भाई दिस इज द फोर्स, सही जी, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, क्लियर हो गया भाई? दिस इज द फोर्स जो कि किसने लगाया मेरे प्यारे जवानों, जो कि किसने लगाया मेरे प्यारे जवानों, जो कि 1 ने लगाया किसके ऊपर? 2 के ऊपर। क्लियर हो गया भाई? तो 1 ने लगाया 2 के ऊपर। जब मैं पहला सबस्क्रिप्ट लिखूं तो ये 1 ने लगाया 2 के ऊपर, अट्रैक्टिव फोर्स है ना यार। सो लेट मी कॉल दैट एक्शन फोर्स, जो कि 1 ने लगाया 2 के ऊपर। तो किस पे लगा एक्शन? एक्शन लगा जी 2 के ऊपर, जिसको मैं टिक कर रहा हूं। तो 2 के ऊपर फोर्स लगा और किसने लगाया? 1 ने लगाया। अब उतने ही अमाउंट का रिएक्शन फोर्स 2 लगाएगा 1 के ऊपर। अगर 1 2 को खींचता है तो उसी अमाउंट के फोर्स से 2 जो है वो 1 को खींचता है। तो मेरे प्यारे जवानों, उतने ही अमाउंट के फोर्स से, ठीक हो गया भाई, कौन खींचेगा मेरे प्यारे जवानों? 2 खींचेगा 1 को। इज दिस क्लियर? तो ये रहा आपका रिएक्शन फोर्स जो कि 2 ने लगाया 1 पर। तो ये रिएक्शन किस पे लगा? रिएक्शन 1 पे लगा। तो एक्शन 2 पे लगा, रिएक्शन 1 पे लगा। बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे जवानों, बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे जवानों, अपोजिट इन आयशा बसे डायरेक्शन का नयार, एंड बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक्शन लगा 2 पर, रिएक्शन लगा 1 पर, तो दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर, they cannot balance each other, they cannot neutralize each other, because for 2 forces to balance each other they must act on the same body. Here the action force is acting on 2 and the reaction is acting on 1, so they cannot balance each other, so they both act on different bodies, both F12 and F21 act on मेरे प्यारे जवानों डिफरेंट बॉडीज, सो दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि F12 जो है वो मिकदार में F21 के बराबर है। मिकदार में मतलब मॉडुलस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मॉडुलस की। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो F21 और F12 बराबर जरूर होंगे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा, बिकॉज अगर एक टुवर्ड्स पॉजिटिव है तो दूसरा टुवर्ड्स नेगेटिव है। सो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो मेरे प्यारे जवानों, दे आर एक्शन, विदाउट एनी डाउट दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। दे आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों? तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो याद रखिएगा, अगर मैं F12 को लिखता हूं मेरे प्यारे जवानों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन सही जी इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो अगर मैं वेक्टर लिखता हूं तो मेरे प्यारे जवानों ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा मेरे प्यारे जवानों, थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
ठीक हो गया भाई जी। तो बच्चे ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, लेकिन जब मैं इधर वेक्टर डाल दूं, सही जी, तो रूल्स के मुताबिक मेरे प्यारे जवानों, रूल्स के मुताबिक आपको यहां पर यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। लेट मी कॉल दैट यूनिट वेक्टर आर एंड लेट मी कॉल दैट यूनिट वेक्टर R12। समझ में आई बात? जरूरी नहीं कि 2 1 लिखो, तो F12 का यूनिट वेक्टर R12। दिस रिप्रेजेंट्स ओनली व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, बिकॉज द थिंग ओवर हियर इज कि जब भी आप कोई वेक्टर लिखते हो और उसके ऊपर आपने एरो डाल दिया, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मस्ट है कि आपको वहां पर डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो ये वाला यूनिट वेक्टर R12 है, तो ये वाला वेक्टर R21 होगा। सो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं F21 लिखूं, क्या लिखूं? F21। तो F21 अगर मैं लिखूं मेरे प्यारे जवानों, F21, तो मेरे प्यारे जवानों ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 बाय R का स्क्वायर। और यहां पर अब मुझे लिखना पड़ेगा R12 की बजाय R21 वाला यूनिट वेक्टर, जो कि इसके बिल्कुल अपोजिट है। सो ये वाले के साथ मैं लगाऊंगा माइनस वाला साइन, ऑटोमेटिकली इधर माइनस वाला साइन आ जाएगा। अगेन मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे जवानों फोकस कीजिएगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है F21 की डायरेक्शन को, यानी कि यूनिट वेक्टर। और दोनों की डायरेक्शंस बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये वाला R12 वाला यूनिट वेक्टर है, तो ये वाला जो है ये R21 वाला यूनिट वेक्टर है। तो अगर इसको प्लस साइन के साथ लिखूंगा तो इसको माइनस साइन के साथ लिखूंगा। बाकी दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम, 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 लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। तो अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये जो F21 है और F12 है, अगर हम इनके मैग्नीट्यूड्स का रेशो ले लें तो मैग्नीट्यूड्स का रेशो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड का रेशो आपको 1 मिलेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। मेरे प्यारे जवानों, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर जी हबीबी? अच्छा, व्हाट इज मॉडुलस? मेरे प्यारे जवानों, मॉडुलस कहते हैं जब हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करें, सही जी। और मॉडुलस के लिए हम ये वाले लाइन इस तरह ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। आयशा बसे क्लियर हो गया भाई जी? बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा मेरे प्यारे जवानों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सानिया फिदा, मॉडुलस ऑफ मैथमेटिकल रिमाइंडर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एग्जांपल। जी जी बिल्कुल यही वाला है, ठीक है जी। सानिया फिदा बच्चे, आपने तो बहुत लंबा चौड़ा कमेंट कर दिया जी, माशाल्लाह से। खान वजीर, अच्छा, हाउ कैन के वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाउ वैल्यू वाज फाउंड? अच्छा जी खान वजीर मेरे बच्चे, वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया गया, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज एक्चुअली डिटरमिन्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय व्हाट? बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा हो जाता है। तो बस आपको उधर नहीं जाना, आपने बस ये समझना है कि दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कि एक्चुअली कूलम ने जब ये किया था, तो कूलम डिड इट विद चार्ज्ड स्फीयर्स। याद रखिएगा, पॉइंट चार्ज तो उसके पास नहीं था ना, उसने पॉइंट चार्ज तो नहीं, उसने तो एक्चुअली चार्ज स्फीयर्स लिए थे, चार्ज स्फीयर्स उसने लिए थे, राइट? दिस इज वन स्फीयर, दिस इज अनदर स्फीयर। क्लियर हो गया भाई? और वो उन चार्ज स्फीयर्स के दरमियान जो है वो ये कर रहा था। अब चूंकि स्फीयर्स जो है, अब चूंकि मेरे प्यारे जवानों, मेरे प्यारे जवानों, स्फीयर्स जो होते हैं, लाइक स्फीयर्स हो चार्ज वाले या अनलाइक वाले, तो स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया होता है, दैट इज एक्चुअली व्हाट? स्फीयर्स का जो सरफेस एरिया है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो व्हाट ही नोटिस्ड वाज कि वो जब बड़े स्फीयर्स लेता था तो दोनों के दरमियान फोर्स की मिकदार में कमी आ रही होती थी। समझ में आई बात? सो द थिंग इज ही सेड कि द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज स्फीयर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। एंड व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर्स इज 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है जी? तो जो आपको कूलम्स लॉ के अंदर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर नजर आता है, तो जो आपको 4 पाई आर स्क्वायर नजर आता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर जो आपको नजर आता है, दिस कम्स फ्रॉम दैट ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट जो कि उसने टॉर्जनल बैलेंस से किया था. सो दिस वाज समथिंग लाइक दिस, कि इस तरह का एक टॉर्जनल बैलेंस था, समथिंग लाइक दिस, कि यहां पर से एक्चुअली एक स्ट्रिंग के जरिए से क्या किया जाता था कि दो स्फेयर्स को लिए जाते थे और उनको चार्ज करवा के इसके ऊपर कैलिब्रेशंस बनाई जाती थी, फिर वो मुख्तलिफ फासलों के ऊपर वो तमाम चीजें रीड करता था. ठीक है जी, अब वो लंबा चौड़ा बहस हो जाएगा. तो दैट इज वाई कि ये 4 पाई आर स्क्वायर इज कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट. आई होप कि थोड़ा बहुत आपका आंसर आपको मिल चुका होगा. जी बिल्कुल ठीक हो गया भाई जी. इंशाल्लाह से शुमाइला मेरे बच्चे पूरा सिलेबस तो नहीं कह सकता, लेकिन ये चैप्टर इंशाल्लाह से होगा, बिकॉज हम आपको आदत डलवाना चाह रहे हैं, बिकॉज हम ये सवाल ये सारे के सारे क्लासेस गूगल मीट पे करेंगे, तो इंशाल्लाह से आपको आदत पड़ जाएगी, तो आप गूगल मीट पे आओगे. सही जी. और फिर इंशाल्लाह से ये चूंकि हम ऑनलाइन अपने अलहम कोचिंग एकेडमी ऐप के ऊपर ये सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे इसलिए फिलहाल ये चैप्टर फ्री कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा लोगों को अंदाजा हो कि हाँ भाई उतनी ही डिटेल के साथ, उतनी ही अच्छे तरीके से आप ये पूरा कोर्स अंडरस्टैंड कर सकते हो, और वो भी इन 1/3 ऑफ द कॉस्ट. क्लियर हो गया. जो आपको ऐप की पेमेंट करनी पड़ेगी वो बहुत कम है आपके फिजिकल क्लासेस का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा. ठीक है जी. तो उतना हिस्सा आपको सिर्फ पेमेंट करनी पड़ती है और आप पूरा कोर्स आराम से घर बैठे अपने लाइव एचडी क्लासेस में देख सकते हो. ठीक है. ये तो यूट्यूब पर लाइव चाहिए, थोड़ा सा इंटरनेट की इश्यूज है, एक दूसरे कैमरे के जरिए से ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, और ये इंशाल्लाह से हमारे अलहम कोचिंग एकेडमी के ऐप पर जाएगा. अगर तो आपको ऐप का एक्सेस चाहिए तो फी और रजिस्ट्रेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के दिए गए इस नंबर के ऊपर. ठीक है जी. आई होप कि वो नजर आ रहा है. जी बिल्कुल नजर आ रहा है मेरे प्यारे जवानों. अच्छा, NATEX sir, besides books of foreign writers on electricity and magnetism, which book of Pakistani writer should I buy for BSc Physics Electromagnetism? Well, पाकिस्तानी राइटर के बारे में तो एक बुक है, लेकिन मैं उसका नाम ऑथर का मैं भूला हूँ, वो मुझे फिर आपको ढूंढ कर बताना पड़ेगा. लेकिन यू शुड फॉलो जो आपका जो सिंपल बेसिक BSc के लिए है, दैट इज HRK हॉलिडे रेस्निक क्रेन की जो बुक है, दैट इज द बेस्ट वन, जो आपको बड़े अच्छे तरीके से. बाकी इंडियन एक राइटर है जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, दैट इज एक्चुअली HC वर्मा. So concepts of physics, so you should follow that as well. That is a very good one by the way. क्लियर जी. सो ये आपके पास एक बहुत क्लियर हो गया. तो चलिए बच्चे, ये लेक्चर इधर ही एंड करेंगे, और बात ये है मेरे बच्चों कि कूलम्स लॉ अभी पूरा का पूरा नहीं हुआ. अभी मैंने आप लोगों को कमिंग लेक्चर में बाकायदा ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करवाने हैं कि भाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, आर स्क्वायर का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, और ये एप्सिलॉन का फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा. बिकॉज अभी मैंने इन फैक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं किया, ये हम अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे. तो कूलम्स लॉ का ये पार्ट 1 हो गया. कूलम्स लॉ का पार्ट 2 इंशाल्लाह से कल के लेक्चर में करेंगे. ठीक है. तो इसीलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी और आपकी पहचान बनती जाएगी, मज़ा आएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली. ठीक हो गया भाई. तो हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, स्टूडेंट्स में अलहम कोचिंग एकेडमी का प्लेटफॉर्म शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ भाई अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आए जा सकता है. बखुदा पामान.